हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। या इस 2020 ईयर के सिलेबस के लिए हमारा इसका नाम दिया हुआ है न्यू सेंटर्स ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो हम न्यू सेंटर्स कह लें या अल्टरनेटिव सेंटर्स कह लें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अब ये यूरोपियन यूनियन कैसे बनी तो इसके लिए हम पहले जान लेते हैं। देखिए 1942 में हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया था। ठीक है, अब जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो जो अलाइड फोर्सेस थी वो जीत गई थी, और अलाइड फोर्सेस में एक जो मेंबर था वो था हमारा ब्रिटेन। लेकिन अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ब्रिटेन है ये बुरी तरीके से इकोनॉमिक डेप्ट में चला गया था। बहुत ज़्यादा इसके पास क्या हो गया था कि नुकसान हो गया था इसका इकोनॉमी का। तो अब यहाँ पर उनका रक्षक बन के आया यूएस। ठीक है, जो इसकी नॉर्मली पुरानी आदत है कि वो पहले मुसीबत में डालता है फिर उसे बचाता है, तो ऐसा ही इसने ब्रिटेन के साथ भी करा। तो इसने एक ट्रीटी कर ली, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि मतलब ये ट्रीटी बाद में हुई जिससे ये ईयू बना। इन्होंने यूएस से एक मार्शल प्लान के अंदर यूएस वालों ने ब्रिटेन को इकोनॉमिक एड देना चालू करा। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसी से क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन के पहले कुछ ऑर्गन्स बने, देन उसके बाद एंड में जाके 1992 में यूरोपियन यूनियन बना। ठीक है, अब देखिए ईयू जो है वो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। मतलब एक इसमें इकोनॉमिक की बात भी होती है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात भी होती है। ठीक है, चर्चाएं होती हैं। और 1992 में ईयू जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। अब इसका जो फाउंडेशन डाला गया था वो कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए डाला गया था। मतलब जितने भी ईयू के मेंबर्स हैं उन सभी का सेम फॉरेन पॉलिसी होगी और सेम ही सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। ठीक है, वो सब कॉपरेट करेंगे एक सेम जस्टिस पर और होम अफेयर्स पर। ठीक है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं सबके अंदर सेम लॉ होगा और सेम ही यहाँ पर सिंगल करेंसी होगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। ठीक है, अब ईयू जो है वो इवॉल्व हुई है। इवॉल्व होने से मतलब क्या है, पहले वो कुछ और यूनियन था और अब कुछ और हो गया है। जैसे कि पहले वो एक इकोनॉमिक यूनियन था, मतलब इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था कि ब्रिटेन को इकोनॉमी से एड जो था उससे उसे एस्टेब्लिश करा जाए और उसे वर्ल्ड में पॉपुलर बनाया जाए। लेकिन अब जो है वो एक पॉलिटिकल यूनियन बन चुका है। ठीक है, इसका अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, अपना फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, और साथ ही साथ हमने जो पढ़ा था कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन डिफरेंस जो है यूरोपियन यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, सिर्फ वो यूरोप का एक यूरोप है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, यूरोप जो है वो एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसने 50 कंट्रीज को कवर करा है। ठीक है, लेकिन 27 कंट्रीज ही इंक्लूडेड हैं हमारे यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में सिर्फ 27 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं मेंबर कंट्रीज की कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी थी। तो देखिए ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएटिया, सिजेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फ्रांस, सिप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड। ठीक है, ये हैं। और कुछ ये हैं जर्मनी, हंगरी, इटली, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। तो ये 27 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन बनाती हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव रोल क्या है यूरोपियन यूनियन का पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, हम उसके बारे में जानते हैं। तो ईयू जो है वो वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है और उसका जो जीडीपी है लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर था 2016 में। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है हमारी यूएसए या यूएस हम इसको कह सकते हैं। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है हमारी ईयू। सेकंड है इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। अब हम देखें तो वर्ल्ड में जो एक वर्ल्ड कंट्री की दूसरे कंट्री से करेंसी नापी जाती है हम उसे डॉलर में नापते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद कि डॉलर की जगह हम यूरो में नापना चालू कर दें। ठीक है, क्योंकि यूरो जो है वो ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है। अब वर्ल्ड ट्रेड में इसका लार्जेस्ट शेयर है ईयू का, मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो है सबसे ज़्यादा ये ईयू करती है।
अब ईयू का कंबाइंड आर्म्ड फोर्स सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। कंबाइंड आर्म्ड फोर्स से मतलब है कि ईयू में जो 27 कंट्रीज हैं, सबका जो एक साथ हम आर्म फोर्स मिला लें तो वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट हमारा वही यूएसए है, इसीलिए ये सुपर पावर है, ठीक है। अब ईयू की जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं फूड, ठीक है, अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से, और उन्हें एक्सपोर्ट कर देती हैं, और साथ ही साथ ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भी एक्सपोर्ट करती है। मान लीजिए फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करते हैं, HYV सीड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये तरह तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करते रहते हैं। अब ईयू जो है वो एक मेजर सेंटर बन चुका है पावर का इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, इकोनॉमिक सेंटर्स में मेजर सेंटर है। और इसी बेसिस पर ईयू जो है ना, वो जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके साथ क्या कर सकता है, बार्गेन भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी कंट्री ईयू में और यूएसए में कोई डील हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि यूएस ने कह दिया हमें कोई मिसाइल जो है वो $700 में देंगे हम, लेकिन ये जो ईयू है वो कहेगी कि हमें 700 में नहीं चाहिए, हमें 600 में चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यूएस मान जाए इनकी बातों को, क्योंकि ईयू जो है वो बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है पावर का। लेकिन ऐसा ही काम कोई और कंट्री करेगी तो हो सकता है ये यूएसए वाले ना माने, ठीक है। अब ये जो है वो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये सेकंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। लास्ट देखें तो 2 EU मेंबर्स जो हैं, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस हैं, उन वो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं उनके पास, और उन्होंने किसमें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भी वो बैठे हुए हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। अब गोल्स हम देख लेते हैं ईयू के, तीन चार गोल्स हैं। प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स। मतलब ईयू जो है उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर के बॉर्डर्स को ना माना जाए, बस पूरे देश में 27 कंट्रीज में पीस, सिक्योरिटी और जस्टिस को प्रमोट करा जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, किसके ऊपर, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब प्राइस भी ना बढ़े देश में और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी बैलेंस्ड हो। रेस्पेक्ट इट्स रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मतलब 27 कंट्रीज हैं तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती हैं, ठीक है, तो वो पूरी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उनके कल्चरल डाइवर्सिटी का भी रेस्पेक्ट करते हैं। प्रमोट करता है वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को, ठीक है, जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उनको वो प्रोसेस को वो प्रमोट करते हैं, इसीलिए जो ये स्पेस और रिसर्च है उसमें ये सेकंड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के फ्लैग की। तो ये जो है ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, ठीक है, जिसमें ये 12 रिंग्स दी गई हैं जो कि गोल्ड की हैं। अब ये क्या है, ये इट फीचर्स अ सर्कल, ये एक सर्कल के फॉर्म में है, जो 12 गोल्ड स्टार्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सर्कल बना रखा है इन्होंने, ठीक है, एक ब्लू बैकग्राउंड पर। अब इसका मतलब होता है कि ये खड़े हैं पूरे जो 12 ये स्टार्स हैं, ये यूनिटी दिखा रहे हैं, सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं और हार्मोनी दिखा रहे हैं पीपल्स ऑफ यूरोप में। मतलब यूरोप जो है उसके अंदर यूनिटी है, सॉलिडेरिटी है और हार्मोनी है, मतलब शांति है, पीस है और हरियाली है, ठीक है, चारों तरफ उन्होंने ऐसा कहा है। अब हम सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं हम उनका एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, इसको हम आसियान भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं जितनी बार भी बोलूंगा आसियान ही बोलूंगा। तो आसियान स्टैब्लिश की गई थी 1967 में 5 कंट्रीज के द्वारा उसी रीजन के। तो वो 5 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। इन्होंने एक डिक्लेरेशन पर साइन करा था जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसमें 5 मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, और उसी के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाना और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। तो यहाँ पर हमने 4 पढ़ लिए हैं, वो क्या क्या है। पहला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, दूसरा है सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करना, और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। अब 3 पिलर्स हैं आसियान के लिए, ठीक है। आसियान में 3 आप मेंबर्स कह सकते, मेंबर्स के मतलब 3 जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या 3 जो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं आप कह सकते हैं, वो है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो सिक्योरिटी को देखती है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो इकोनॉमिक को देखती है, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जो कल्चरल को देखती है, ठीक है। जो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है वो बेस है इस
बात पर कि जो आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में चेंज ना हो। मतलब जो हो सकता है ऐसे कि ईयू के बीच अंदर जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में बात हो रही हो किसी चीज को लेकर, दोनों में तनातनी हो, मतलब बहस चल रही हो, बस ऐसा वो प्रिवेंट करेंगे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, उसके बाद एक बनाया गया आसियान रीजनल फोरम। अब ये आसियान रीजनल फोरम क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का ध्यान रखता है। ठीक है, मतलब आसियान जो देश हैं उनके सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में ध्यान रखता है। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का वो क्या है? वो है एक कॉमन मार्केट को क्रिएट करना और एक प्रोडक्शन बेस को क्रिएट करना जहां पर प्रोडक्शन हो सके आसियान स्टेट्स में, और उन्हें एड करना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीजन का, मतलब उस रीजन का उस जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना। ठीक है, कोल्ड वॉर ईयर्स में क्या हुआ था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, मतलब इंडियन जो पीपल थे वो इस आसियान को लेकर एडिक्वेट अटेंशन नहीं दे रहे थे, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सोच रहे थे थोड़ी देर की बात है फिर ये आसियान जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन अब के टाइम में क्या हुआ है कि इंडिया ने इस आसियान के साथ अमेंड करने चालू कर दिए हैं, मतलब डील्स करनी चालू कर दी है। इसने 3 एग्रीमेंट साइन करे हैं। ठीक है, एक मलेशिया के साथ करा है, एक सिंगापुर के साथ करा है और नेक्स्ट करा है थाईलैंड के साथ। और आसियान इंडिया एफटीए जो है वो 2010 से इफेक्ट में आ चुका है। अब ये एफटीए क्या है? एफटीए से हमारा मतलब है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया से मतलब क्या? आप देखिए, एक कंट्री से अगर कोई सामान दूसरी कंट्री में जाता है तो उसे कुछ टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो कंट्रीज आपस में ये एफटीए साइन कर लेती हैं उनमें टैक्स नहीं देना पड़ता, उनमें ये फ्रीली मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब आसियान जो है वो अभी क्या है? एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इकोनॉमिक एसोसिएशन कह सकते हैं, और इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। किससे? यूएस से, ईयू से और जापान से। हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो आसियान की कर रही है। अब आसियान जो है उसने भी एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने के ऊपर फोकस करा है। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए और सर्विसेज के लिए। मतलब सर्विसेज का लिए आप फ्री ट्रेड एरिया हो सकता है कि आपको टैक्स ना देना पड़े, लेबर के लिए हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अब ये एकमात्र रीजनल एसोसिएशन है एशिया में, मतलब एशिया में एकमात्र एसोसिएशन है ये जहां पर आप पॉलिटिकल फोरम भी है। ठीक है, मतलब आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ एशिया में एकमात्र है ऐसा जहाँ पर एशियन कंट्रीज आएंगी और मेजर पावर्स आएंगे और वहाँ पर वो क्या करेंगे? पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न से डील करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो इस आसियान का जो फोरम होता है उसमें चाइना भी जाता है, इंडिया भी जाता है, जापान भी जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जो आसियान के मेंबर्स नहीं भी होते हैं, वो भी आती हैं और डिस्कस करते हैं मैटर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।